नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। नए साल की शुरुआत के साथ ही लोकसभा चुनाव की लड़ाई का शंखनाद हो चुका है, लेकिन नए साल में भी इंडिया गठबंधन के भीतर मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हुआ। सीट शेयरिंग का मुद्दा इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर रीजनल पार्टियों और कांग्रेस के बीच ठनी हुई है सीट बंटवारे को लेकर। तो दूसरी तरफ बीजेपी हर राज्य में अपने अपने हिसाब से सियासी समीकरण सेट करने की कोशिश शुरू कर चुकी है। हालांकि दो गठबंधन की इस फाइट ने लोकसभा चुनावों को दिलचस्प जरूर बना दिया है। बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, इंडिया में दिखी दरार। फाइट से पहले शुरू टूट फूट, दिल्ली का सपना जाएगा टूट। दो 2024 की कितनी तैयारी, कौन सा गठबंधन मारेगा बाजी। लोकसभा चुनाव के लिए चंद महीनों का वक्त बचा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ भी सही नहीं चल रहा। मोदी सरकार को मात देने के लिए विपक्षी कुनबा एक छत के नीचे आया, लेकिन एकता और सामंजस्य की भारी कमी गठबंधन में नजर आती रही। और अब यही कमी लोकसभा की 130 सीटों पर विपक्षी एकता को चुनौती दे रही। ममता का एकला चलो प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस की तल्खी खुलकर सामने आ गई। ममता ने सीट शेयरिंग और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটক তেতুলটা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? ममता बनर्जी शुरू से कहती आई हैं कि कांग्रेस चाहे तो 300 सीटों पर चुनाव लड़े और रीजनल पार्टीज को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। बंगाल में कैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, उसकी वजह है साल 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। सबसे पहले 2019 की बात करें तो टीएमसी ने 22 सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी के खाते में 18 सीटें गई। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया और उसे एक भी सीट नहीं मिली। वहीं 2014 के आंकड़ों पर गौर करें तो टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 4 और लेफ्ट ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी क्यों इस फाइट को बीजेपी बनाम टीएमसी ही रखना चाहती और सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। 2014 और 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में अगर किसी पार्टी को फायदा हुआ है तो वो है बीजेपी, जो 2014 में 2 सीटों की जीत से सीधा 5 सालों में 18 पर पहुंची। जबकि मां माटी मानुष का नारा देने के बावजूद अपने घर में दीदी को न सिर्फ वोट शेयर का नुकसान हुआ बल्कि सीटों का भी। टीएमसी 34 सीटों से सीधा 22 सीटों पर आ गई, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटी और लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन ममता की तल्खी ने इंडिया गठबंधन को डरा दिया। यही वजह है कि अलायंस के दूसरी पार्टियां ममता की नाराजगी को नजरअंदाज करने और गठबंधन में ऑल इज वेल होने का दावा कर रही हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है,
उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ न कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड है। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। टूट फूट नहीं है, सब अच्छा ही होगा। इंडिया गठबंधन के अंदरूनी घमासान ने भारतीय जनता पार्टी को हमले का मौका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज अब ममता के बहाने पूरे विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा, तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं, तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। ममता जी के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कागजी गठबंधन, इंडी गठबंधन की जो बात चल रही थी, जिसमें स्पष्टता नहीं थी, कौन इसका नेता है, क्या इसका निशान है, दफ्तर क्या है, एजेंडा क्या है, वो गठबंधन अब समाप्त है। और वो भी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का बंगाल में प्रवेश से पहले ही उन्होंने ये संदेश भेज दिया है। भय के कारण देश का विपक्ष दल, जो घमंडी दल है, वो एक साथ आने का प्रयास कर रहा था। ममता भी इनको छोड़ करके चली गई। चाहे विपक्ष एक साथ आए या अलग अलग लड़े, एक बात सुनिश्चित है, अब की बार पुनः एक बार मोदी सरकार। महाराष्ट्र का चुनावी गणित। महाराष्ट्र से सामने आई ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव से पहले सियासी रस्साकशी की बानगी को पुख्ता कर रही हैं। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते और महाराष्ट्र के विधायक रोहित पवार पूछताछ के सिलसिले में बुधवार को ईडी के दफ्तर में पहुंचे। रोहित के साथ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी ईडी ऑफिस पहुंची। ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक यानी एमएससीबी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के तहत पूछताछ के लिए रोहित पवार को तलब किया था और रोहित पवार पर ईडी का शिकंजा कसते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। सरकार का डेटा कहता है कि 95% केसेस जो हो रही है वो विपक्ष पे हो रही है, तो ये जो डेटा है तो डेटा ही बोल रहा है ना, तो मुझे और कोई बोलने की जरूरत नहीं। क्या पवार परिवार पूरा साथ है? पवार परिवार सिर्फ नहीं, राष्ट्रवादी परिवार, महाविकास आघाड़ी परिवार, इंडिया अलायंस और महाराष्ट्र का परिवार सब साथ है। भाजपा खुलेआम ये ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, इसका सबका वापर करके, इस्तेमाल करके लोगों को डराने का, धमकाने का काम चल रहा है। 72,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजीत दादा के ऊपर, सुनील तटकरे के ऊपर आरोप था। नेशनल करप्ट पार्टी ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने बोला था। अभी करप्शन आपको एकदम अच्छा लगने लगा है। ये लोग सिर्फ विरोधियों को जेल में डालना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। वो गलत है, क्योंकि गुंडों के हाथ में सत्ता दी गई है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी पर ईडी की कार्रवाई हुई तो शरद पवार को गठबंधन के दूसरे दलों का भी साथ मिला। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रोहित पवार के समर्थन में एनसीपी दफ्तर के बाहर पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संविधान कॉपी का कटआउट लेकर रोहित पवार के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रवादी के साथ साथ जो तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एनसीपी दफ्तर के बाहर मौजूद है और रोहित पवार के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी भी उतर आई है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो एनसीपी दफ्तर के बाहर मौजूद है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, रोहित पवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? रोहित पवार को ईडी ने बुलाया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी रोहित पवार के समर्थन में आई है मैदान में। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे विपक्ष के साथ में है। जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का एक राजनीतिक इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है।
और जब जब लोकतंत्र पे हमला होगा, इस देश के संविधान पे हमला होगा, कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब आपने गलत किया नहीं है तो डर क्यों रहे हो? तो बताइए ना, फिर गलत किया नहीं है तो फिर आप पार्टी में क्यों लेते हो गलत आरोप करके? इसका जवाब बीजेपी को देना है, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी शरद पवार को समर्थन का ऐलान हुआ। संजय राउत ने दावा किया कि एनसीपी के साथ पूरा महाविकास अघाड़ी है, तो वहीं संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। बिहार में भारत रत्न का मास्टर स्ट्रोक। बिहार में लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा और दलित की राजनीति तेज हो गई और नीतीश के जातीय जनगणना पर बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के पूर्व केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का बड़ा नेता कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा को नीतीश के जातिगत जनगणना के काट के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी इसके सहारे बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों को साधने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बिहार में हर पार्टी की नजर 36% ईबीसी वोट बैंक पर है, जिसे साधने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर के नाम के साथ जेडीयू और आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है। भारत रत्न के ऐलान के साथ ही अब बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। बीजेपी ने जहां भारत रत्न देने का ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी भी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए वो लगातार मांग कर रहे थे। दिल्ली से लेकर बिहार तक सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर को याद करती नजर आई। दिल्ली में पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उन्हें दलितों और पिछड़ों का मसीहा बताया, तो वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि जेडीयू ये मांग सालों से उठा रही थी। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। 2007 से लेकर के आई 2023 तक सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता है, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया है। ऐसे में अगर बिहार के जातीय समीकरण की बात करें तो बिहार में यादव 14.26% हैं, वहीं मुस्लिम आबादी 17.70%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45% हैं, बनिया 2.31% हैं, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ की आबादी 0.06%। बिहार की राजनीति में अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी वोट बैंक का बोलबाला है। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को ओबीसी की चिंता सताने लगती है, ओबीसी को आगे बढ़ाने की याद आने लगती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी हो या फिर विपक्षी नेता, सबकी जबान पर ओबीसी शब्द चढ़ चुका है और पक्ष विपक्ष ओबीसी के नाम पर एक दूसरे को आईना दिखाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लेकिन इंडिया गठबंधन की मुश्किलें सिर्फ पश्चिम बंगाल और पंजाब में ही नहीं हैं,
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आक्रामक हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये साफ कर चुके हैं कि वो अकेले 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चुनौती दरअसल बिहार में भी है और उससे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। अखिलेश यादव के बयान लगातार आ रहे हैं और जेडीयू भी पिछली तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने रुख पर कायम है। तो सवाल यही कि इंडिया गठबंधन जो कि लगातार बैठकें कर रहा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक वो हल कर पाएगा और क्या नतीजों से पहले, चुनावों से पहले ही इंडिया गठबंधन का ये कुनबा बिखर जाएगा? ये बड़ा सवाल है, इस पर नजरें हमारी बरकरार रहेंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।